देखो बच्चों, एक यहाँ सवाल देख रहे हैं। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें जो K1 का वेरिएशन है वो ऐसे कॉर्नरी है और जो K2 है वो भी कॉर्नर वाइज है। ठीक है, देखो इसका जो लेंथ है वो L है और प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, देखो इस केस में अपने को क्या करना है, इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अपन क्या करेंगे, इसके एक छोर से x गए और dx का स्ट्रिप निकाल लेंगे। dx के स्ट्रिप निकालेंगे तो यहाँ एक dc1 बन रहा होगा, एक dc2 बन रहा होगा। ठीक है, अगर इस स्ट्रिप का छोटा सा एरिया निकालें तो कितना b इंटू डी एक्स आ रहा होगा। ठीक है, और विड्थ जो है इसकी कितनी है बच्चों, इसकी विड्थ जो है b है। अगर ये वाले ट्रायंगल से ए बी की वैल्यू निकालो तो x tan थीटा आ रहा होगा और जो इसका एरिया है वो विड्थ इंटू थिकनेस आ जाएगा, ये आ रहा होगा डी ए। टेन थीटा देखोगे ये बड़े बड़े ट्रायंगल में तो डी वाई एल आ रहा होगा। तो डी सी इक्वलेंट निकालोगे तो अपसाइन नॉट डी ए डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, टी वन डिवाइडेड बाई के टू प्लस टी टू डिवाइडेड बाई के वन। यहाँ ए बी और बी सी की वैल्यू मैंने डाल दिया। देखो यहाँ तक वैल्यू है एक्स टेन थीटा, तो ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स टेन थीटा, तो यहाँ डाल दिया। अब जब मैं इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने जाऊंगा बच्चों तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूंगा, जीरो से लेकर के एल तक। ठीक है, तो हमको ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आ रहा है जीरो से एल तक। यहाँ देखोगे तो 1/x और dx का टर्म आ रहा है, यहाँ के डी वन कॉन्स्टेंट है और x और k2 माइनस k1 और tan थीटा कॉन्स्टेंट है। तो 1/x का इंटीग्रेशन अपने को पता है क्या होता है, ln x। तो आप एक सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो कि देखो इसका इंटीग्रेशन किया और इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर दूंगा तो ये आ रहा होगा k2 माइनस k1 tan थीटा ln, इतनी वैल्यू आ गई होगी। अब प्रॉपर लिमिट के साथ मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से tan थीटा को जिसमें एलिमिनेट करूंगा तो डी बाई एल डालूंगा, तो डी बाई एल डालूंगा जिसमें बच्चों तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल रहा होगा। और अपने को पता है बी इंटू एल की वैल्यू क्या होता है, ए के बराबर, तो ए डाल दूंगा तो ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ रहा होगा इस गिवन अरेंजमेंट का। सिमिलरली अपन एक और सवाल देखते हैं। सवाल इस बार ऐसा है, देखना सवाल ऐसा है कि एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, इसका जो विड्थ है वो D1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक D2 है सेपरेशन। यहाँ K1 और यहाँ K2 मीडियम है, ऐसा हमने फीड कर रखा है। ठीक है बच्चों, और इसका जो प्लेट एरिया है वो ए है। आपको बताना है कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम कितना आ रहा होगा, कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम कितना आ रहा होगा। इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो यहाँ पे देखो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट हुआ है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ डी का डिवीजन हो रहा है। और बच्चों अपन जानते हैं कि डी का डिवीजन होता है तो जितना कैपेसिटर बनेगा वो सीरीज अरेंजमेंट होगा। क्या होगा, सीरीज अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अगर C1 निकालें बच्चों तो कितना आ रहा होगा, देखो इसका प्लेट एरिया ए है, ए K1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D1। सिमिलरली C2 निकालोगे तो K2 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D2। ये आ रहा होगा C1 और C2 की वैल्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो C1 C2 किस में है, C1 और C2 की वैल्यू जो है वो है सीरीज में। तो C इक्विवेलेंट अगर दो केस में निकालोगे तो C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आ रहा होगा, ये वैल्यू मिल रही होगी। जैसे ही वैल्यू डालोगे तो देखो आपको क्या मिल रहा होगा एक्सप्रेशन, C1 C2 की वैल्यू डालो, C1 C2 की वैल्यू जैसे ही डालोगे तो यहाँ मिल रहा होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसको डालो तो K1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D1 इंटू K2 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D2
इंटू D2, ये आ रहा होगा ए एप्सिलॉन नॉट, कॉमन करोगे तो K1/D1 प्लस K2/D2, ये वैल्यू अपने को मिल रही होगी ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट गया तो यार होगा K1 इंटू K2, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D1 इंटू D2, ठीक है, ये D1 इंटू D2 आ रहा होगा, और यहाँ करोगे तो D2 K1 प्लस D1 K2 इंटू D1 इंटू D2 आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल, तो C इक्वलेंट जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा K1 K2 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D2 K1 प्लस D1 K2। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, ठीक है। कंसेप्ट यह है कि अगर डिवीजन हो रहा है किसका, अगर डिवीजन हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का, तो उसमें जितने भी कैपेसिटर बन रहे होंगे वो जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होंगे। किसमें लगे होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होंगे। सिमिलरली देखो एक और सवाल है, सवाल इस बार ऐसा है कि ठीक है, ऐसा सवाल है, मैंने क्या किया, इस प्लेट को ग्राउंड कर दिया, इस प्लेट को ग्राउंड कर दिया, ठीक है, और ये जो मिडिल प्लेट है इसको V वोल्टेज दे दिया, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D1 है, और यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस D2 है, यहाँ K1 और यहाँ K2 फिल करके रखे हैं। क्या कहते हैं? K1 और K2 भर के रखे हैं। आपसे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना आ रहा होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम कितना आ रहा होगा। दूसरा पूछा गया है कि सिग्मा मिडिल कितना आ रहा होगा। हाँ, जो तीसरा पूछा गया है वो पूछा गया है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी फर्स्ट मीडियम का कितना आ रहा होगा, ठीक है, मीडियम 1 जो है उसका एनर्जी डेंसिटी कितना आ रहा होगा, ये सवाल है। चलो यहाँ अगर अपन देखें इस अरेंजमेंट को तो अपने को पता है कि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट और ये पोटेंशियल 0 वोल्ट, तो ये 0 और ये V वोल्ट, तो V माइनस 0 और V माइनस, मतलब ये दोनों जो कैपेसिटर बन रहे होंगे C1 C2, इन ये जो है एक सेम पोटेंशियल के बीच लाई कर रहे हैं, तो ये जो अरेंजमेंट आ रहा होगा ये पैरेलल में आ रहा होगा, ठीक है। जो C1 C2 बन रहा होगा बच्चों वो इस केस में पैरेलल में आ रहा होगा, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू तो अपने को पता है, C1 की वैल्यू आ रहा होगा K1 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D1। सिमिलरली जो C2 की वैल्यू आ रही है वो K2 ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D2। अगर C इक्विवेलेंट की बात करते हो तो पैरेलल में C1 प्लस C2 आ जाएगा, तो देखो ए एप्सिलॉन नॉट जैसे ही बाहर निकालोगे तो सॉरी K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2 आ रहा होगा, ठीक है। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि सरफेस का डेंसिटी बताना है मिडिल प्लेट का, तो सिग्मा जो मिडिल होगा ये क्या होगा बताओ, Q अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। Q को क्या लिखोगे, C इंटू V, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है V, तो C की वैल्यू तो निकाल के रखे हो, तो ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2 इंटू V डिवाइडेड बाई, ठीक है, Q इक्वल टू C इंटू V और डिवाइडेड बाई एरिया आएगा ना। एरिया को कैसे लिख सकते हो, प्लेट एरिया को A लिख दो, ठीक है, ये कैंसिल, तो जो सिग्मा मिडिल आ रहा होगा बच्चों ये वो कितना आ रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट V K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2, ये आ रहा होगा एप्सिलॉन नॉट V, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। देखो जो तीसरा सवाल पूछा है वो पूछा है कि मिडिल प्लेट का एनर्जी डेंसिटी कितना है, तो मिडिल प्लेट का एनर्जी डेंसिटी देखें तो जो तीसरा पार्ट है, जो मिडिल प्लेट है इसकी एनर्जी देखें, एनर्जी डेंसिटी
तो अपन लिखेंगे हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मिडिल प्लेट, ठीक है। तो हाफ इंटू सी की वैल्यू डालो, सी कितना निकाल के रखे हो, सी की जो वैल्यू आई है सी इक्वलेंट की C1 होगा ना, क्योंकि अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि पहले का कितना सरफेस चार्ज जो पहले ने एनर्जी कंटेंट किया होगा उसमें C1 लिखूंगा, तो C1 की वैल्यू लिखा हो K1 A/sin0 डिवाइड बाई D1, ठीक है। यहाँ पे को दिखा हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर, वी तो निकाल के रखे हो, वी की वैल्यू कितनी होगी, वी की वैल्यू वी स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है, जो कि मिडिल प्लेट जुड़ा हुआ था वी से। और इसका वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम कितना होगा A इंटू D1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो A से A गया, इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो आ रहा होगा K1 sin0 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2D1 स्क्वायर, ठीक है। ये आ रहा होगा मिडिल प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी तो निकाल चुके हैं, ये जो मिडिल प्लेट का होगा एनर्जी डेंसिटी होगा कि एनर्जी डेंसिटी कितना आता है। देखो बच्चों, तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं और केस पहला है कि कांस्टेंट पोटेंशियल पे इंसर्ट करते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। देखो यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, और ये तो इसके भी आप पे होगा क्या कि ये देखो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा, तो जैसे स्लैब को अंदर लेके आएंगे तो ये जो स्लैब है अंदर खींचा चला जाएगा, ठीक है। देखो जो कैपेसिटर है उसका जो लेंथ है वो L है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितना है D है, और इसको अपन कांस्टेंट पोटेंशियल V से कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मैं जो डाइलेक्ट्रिक लेके आया हूँ और इनके बीच में कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक लेके आऊँगा तो इससे फोर्स लगेगा जो कि अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ X है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर बन रहा है C1 और एक कैपेसिटर बन रहा है C2, देखो यहाँ तक C2 बन रहा है। देखो अगर इसको कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ जोड़े हैं तो C1 और C2 जो बन रहा है वो जो है पैरेलल में है, किसमें, पैरेलल एलिमेंट में है। तो अगर इस अरेंजमेंट का अपन C इक्विवेलेंट देखें तो C1 को कितना लिखोगे, C1 को लिखोगे, देखो C1 है, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ L है, तो ये देखो तो C1 लिखोगे, C1 की वैल्यू आ रही होगी A/sin0, और इसका एरिया कितना होगा दिस लेंथ, ठीक है। ये वाला लेंथ कितना बचा होगा L माइनस एक्स और इंटू विथ, तो एरिया लिखोगे, ठीक है, A L माइनस एक्स, ठीक है, इंटू B F/sin0 डिवाइड बाई D, ये आ गया C1। सिमिलरली अगर C2 निकालते हो तो K2, ठीक है, B इंटू एक्स एरिया हो गया F/sin0 डिवाइड बाई D, ये आ रहा होगा। और C1 C2 जो बन रहा है वो किसमें बन रहा है, पैरेलल में, तो जो C इक्विवेलेंट आ रहा होगा वो C1 प्लस C2 आ रहा होगा। इसको जैसे ही जोड़ोगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो आ रही होगी F/sin0 B डिवाइड बाई D इंटू कितना L प्लस K माइनस वन इंटू एक्स आ रहा होगा, ठीक है, K माइनस वन इंटू, सिंप्लीफाई करके देख लेना, यही वैल्यू आ रही होगी, ये आ रहा होगा C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट आ रहा होगा F/sin0 B डिवाइड बाई D इंटू L प्लस K माइनस वन इंटू एक्स, ये वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स अपन जानते हैं du/dx आता है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो देखो क्या मिल रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पे du/dx, तो u निकालोगे तो कितना रहा, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, यहाँ V तो कांस्टेंट है तो ये चला जाएगा बाहर,
तो फोर्स की वैल्यू जो आ रही होगी माइनस हाफ वी स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वलेंट कितना आ रहा है, साइन नॉट बी डिवाइड बाई डी, ठीक है, इंटू एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स। इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो एफ की वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो कितना आ रहा होगा, देख लो ये जो आ रहा होगा अगर देखोगे तो वहाँ अब साइन नॉट बी वी स्क्वायर, ठीक है, देखो क्या होगा माइनस का, ठीक है, एफ साइन नॉट बी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2d और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स का, तो यहाँ से k माइनस वन आ रहा होगा ना, ये है फोर्स एफ। ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन फोर्स का नेचर बता रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या बच्चों, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल के केस में अगर डायइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं बच्चों तो इस पे जो फोर्स आता है उस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो देखो कितना है, उसको अपन लिख चुके हैं। तो इस फोर्स की सबसे मजेदार बात ये है कि अगर ये ऑब्जर्व करोगे तो ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, फोर्स जो है कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। देखो जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो आ रहा है एफ साइन नॉट बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d इंटू के माइनस वन, ये फोर्स की वैल्यू आ रही है। ये जो फोर्स देखोगे आप तो ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक्स से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक्स इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये फोर्स जो है कांस्टेंट है। और इसी फोर्स के मैग्नीट्यूड से जो कैपेसिटर है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अपने साइड क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। देखो अगर केस 2 देखें तो केस 2 सेकेंड है, वो कर रहा है एट कांस्टेंट चार्ज। अगर चार्ज को किसी तरह कांस्टेंट करके, मतलब कैपेसिटर जो है इस बार आइसोलेटेड हुआ होगा, ठीक है, चार्ज करके छोड़ दिए होंगे, तो कांस्टेंट चार्ज है ना, यहाँ चार्ज लिख देना, क्वाइट कांस्टेंट चार्ज मतलब आइसोलेटेड केस है ना, एट कांस्टेंट चार्ज आइसोलेटेड केस में अपन इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में अपन एनर्जी लिखे हैं तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सी इक्वलेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर डालते हो तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू सी इक्वलेंट की वैल्यू जैसे ही डालोगे तो 2d ऊपर जाएगा, सॉरी d ऊपर जाएगा, यहाँ है सी इक्वलेंट, d ऊपर गया, एफ साइन नॉट बी एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स आ रहा होगा, ठीक है, ये आ रहा होगा u की वैल्यू, और फोर्स की वैल्यू होती है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो इसको जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, सॉरी इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो, देखो 2 एफ साइन नॉट बी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मच एक्सप्रेशन आ रहा होगा 1 अपॉन एल प्लस के माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों तो आपको जो एक्सप्रेशन मिल रही होगी फोर्स की वो मिल रहा होगा क्यू स्क्वायर इंटू डी के माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 एफ साइन नॉट बी इंटू 1 डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे अगर कांस्टेंट चार्ज के केस में अपन डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो जो फोर्स आ रहा है वो एक्स से इंडिपेंडेंट नहीं है बच्चों। इस बार ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है। क्या बच्चों, ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है। जो फोर्स यहाँ लिखे हो इस फोर्स की खासियत क्या है कि ये जो फोर्स है इस केस में वो वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो फोर्स है वापस इनवर्ड खींच रहा है, ठीक है, ये इनवर्ड्स है, एक्स इनवर्ड्स, ठीक है, इनवर्डेबल। लेकिन जो कांस्टेंट पोटेंशियल केस में अपन डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किए थे तो वो केस था उस केस में जो फोर्स आ रहा था वो देखो कांस्टेंट आ रहा था ना, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, मतलब ये वेरिएबल फोर्स होगा। देखो एक सवाल करते हैं, सवाल ऐसा है कि अगर देखो यहाँ पे सवाल ऐसा है कि कांस्टेंट पोटेंशियल
रख के अपन ने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिलीज किया। देखो ऐसा कुछ यहाँ पे वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था। इनिशियली क्या था बच्चों, ये इसके अंदर एक्स मैंने इंसर्ट किया थोड़ा सा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो के था। सवाल ऐसा है कि इसके बीच का जो लेंथ है, ये जो सेपरेशन है वो डी है, ठीक है, और जो कैपेसिटर का लेंथ है वो एल है, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। जैसे ही मैं एक्स इसको इंसर्ट करके रिलीज किया, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैंने क्या किया, रिलीज किया। जैसे ही रिलीज करूंगा बच्चों, तो एक फोर्स इनवर्ड काम करेगा। इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है। तो देखो अपन देख चुके थे कि इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि इसको अंदर लेके आएगा, और जैसे ही ये यहाँ आएगा तो वापस इसको फोर्स लगने लगेगा पीछे, मतलब ये ऑसिलेशन करना चालू करेगा। क्या करना चालू करेगा, ऑसिलेशन करना चालू करेगा। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या बताना है, टाइम पीरियड कितना आ रहा होगा। ठीक है, ये सवाल है कि इसका टाइम पीरियड कितना आ रहा होगा। देखो तो इस केस में अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं तो अपन देख चुके हैं कि इस केस में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, इसको अपन लिख चुके हैं। यहाँ देखो, ठीक है, ये रहा फोर्स की वैल्यू, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको अपन F = m × a ये लिख सकते हैं। और एक और बात, इसका जो मास है वो m है, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका मास m है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन लिखोगे तो F/m आ रहा होगा। इसकी वैल्यू देखो, sin नॉट b v² k - 1 डिवाइडेड बाई 2md आ रहा होगा। ये आ रहा होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो जब ये यहाँ तक आया होगा तो इस टाइम पीरियड को मैं t बोलता हूँ। जब ये स्लैब यहाँ से यहाँ तक आया होगा तो इस टाइम पीरियड को मैं t बोलता हूँ। फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। तो अगर देखें टाइम पीरियड को, तो जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है t/4 के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं टाइम पीरियड टोटल निकालूँ तो 4 × t लिखूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक t समय में आता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऑलरेडी x था और टोटल लेंथ l है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, l - x। तो l - x को वो t समय में करता है, तो l - x = मैं रिलीज किया हूँ तो u 0 है, हाफ a t²। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन टाइम निकाला है, टाइम निकालोगे तो 2 टाइम्स l - x, ठीक है, डिवाइडेड बाई a का √अंडर आ रहा होगा। ये टाइम पीरियड आ रहा होगा, ये टाइम पीरियड आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू डालूँ तो देखो कितना आ रहा होगा, 2 टाइम्स l - x डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन की वैल्यू डालूंगा तो ऊपर जाएगा 2md, ठीक है, और sin नॉट b v² k - 1 आ रहा होगा कि नहीं। देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो देखो कितना आ रहा होगा। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो जो टाइम पीरियड आ रहा है वो देखो कितना आ रहा है, 4 टाइम्स √अंडर 4 टाइम्स md × l - x डिवाइडेड बाई sin नॉट b v² × k - 1। ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। अगर मैं इसका टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा होगा 40 के बराबर। चलो तो 4 × ठीक है 4md × l - x डिवाइडेड बाई sin नॉट b v² k - 1 इतना आ रहा होगा। देखो 8, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर निकला, √अंडर md × l - x डिवाइडेड बाई sin नॉट b² k - 1 ये आ रहा होगा इस केस में टाइम पीरियड। ठीक है,